नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो 23 अक्टूबर है 1989 1989 और जन्म का समय है प्रातः 4:07 का। जन्म स्थान यूएसए का है, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। सोमवार के दिन इस युवक ने जन्म लिया कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को, आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, ब्राह्मण वर्ण, राक्षसगण और कर्क राशि। ये जल तत्वीय राशि है और चंद्रमा इस राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर चलते हैं। ये सिंह लग्न की कुंडली है। अग्नि तत्वीय लग्न, लग्नपति बनते हैं सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। असल में देखा जाए तो 6 अंश पर हैं, 10 अंश पर परम नीच स्थिति इनकी होती है। ये 6 अंश 10 कला पर हैं। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर अभी थोड़ी आगे चल करके चर्चा होगी। अब देखा जाए तो लग्न उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और लग्न के दोनों तरफ इधर मंगल, इधर केतु, चंद्रमा भी साथ साथ बैठे हैं। और ये चंद्रमा भी पापक ग्रह ही है क्योंकि कृष्ण पक्ष की दशमी का जन्म है फलतः। और ये बुध भी पापक ग्रह ही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बुध इसलिए पापक ग्रह है क्योंकि मंगल के साथ है। ये चंद्रमा इसलिए पापक ग्रह है क्योंकि कृष्ण पक्ष की दशमी का जन्म है। सो लग्न को पाप कर्तरी योग में माना जाएगा। लग्नपति का जाकर के तीसरे में होना, तीसरे के स्वामी शुक्र जाकर के कुंडली के चतुर्थ में और चतुर्थपति मंगल जाकर के बैठे हैं कुंडली के धन भाव में। गौर करिए तो शनिदेव इनकी कुंडली में आपको दिखाई पड़ेंगे धनुराशि में। धनुराशि में शनिदेव का प्रभाव बड़ा अच्छा माना गया है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां होंगी जिसकी हम चर्चा करेंगे। और राहु इनकी कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं। वैसे तो ये राहु शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम जाने इनकी कुंडली के बारे में। प्रिय दर्शकों, सिंह लग्न कैसा होता है? ये लग्न तो सीधी सी बात है, ग्रहों के राजा का लग्न है। ये राशि जो है ग्रहों के राजा की है, सूर्य की है। स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना। इस लग्न के जातकों के अंदर जो स्वतंत्र विचार धारा होती है, उस स्वतंत्र विचारधारा का जो प्रभाव है वो हमें प्रतीति कराता है कि ये जातक स्वभावगत क्रोधी हैं। असल में देखा जाए तो सिंह लग्न के जातक क्रोधी होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अहंकार की भावना भी इनके अंदर होती है, लेकिन अगर आप इनके करीब जाएं, इनको गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो आप एक चीज पाएंगे कि ये मूल स्वभाव से विनम्र होते हैं। इनका बाह्य जो आवरण है सिंह वाला, वो बड़ा ही अपने आप में क्रोधी और उग्र प्रतीति कराने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतीति, भीतर से विनम्र ही होते हैं। अब यहां गौर करिए कि लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होना, तीसरा भाव पराक्रम है, पुरुषार्थ है। लग्नेश जब भी जन्म कुंडली के जिस भाव में होंगे, समझ लीजिए आपका व्यक्तित्व उसी भाव में है। तो लग्नेश किस भाव में है? तो तृतीय भाव में। इस जातक का व्यक्तित्व कहां है? तो पुरुषार्थ में है। यानी जीवन में जो भी प्राप्त होने वाला है वो सब संघर्ष से प्राप्त होगा। अब गौर करिए कि इस जन्म कुंडली में सूर्य जन्मांक में नीच के, नौमांश में ऐसा नहीं कि कोई उच्च इत्यादि के हैं, षडबल में ये सूर्य कमजोर दिखाई पड़ते हैं। कारण आप जानते हैं जातक का जन्म कितने बजे का है? सुबह 4:07 का, जिस समय सूर्योदय नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर आप ध्यान से इस जन्म कुंडली को समझने का प्रयत्न करें तो यहां से जब सूर्य प्रारंभ करते हैं तो यहां तक, यानी सूर्यास्त तक, ये सूर्योदय है, ये सूर्यास्त है। यहां सूर्योदय होता है, यहां सूर्यास्त हो जाता है। इसी दौरान सूर्य में बल होता है और फिर सूर्य जो इधर दिखाई पड़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां से सूर्य का बल क्षीण होने लगता है, यानी रात्रि का जन्म हो जाता है। यहां से चंद्रमा अगर कुंडली में बली है तो ज्यादा अच्छी स्थिति मानी जाएगी। यानी सूर्य अगर इस गति में बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है जातक का जन्म रात्रि का है। तो इस अवस्था में चंद्रमा का बल हो, विशेष करके पुरुष की कुंडली हो, तब तो दिन का ही जन्म ठीक माना जाएगा। खैर,
इनका जन्म सुबह 4:07 का है। प्रिय दर्शकों, एक सूत्र मैंने बताया था पूर्व में कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठे हो तो ऐसा जातक यदि राजनीति के फील्ड में जाए तो वहां बड़ी अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। अब यहां गौर करिए, आने वाले दिनों में नक्षत्र चर्चा होगी तब आप इस विषय को और भलीभांति समझेंगे। यहां चित्रा नक्षत्र में सूर्य बैठे हुए हैं। चित्रा नक्षत्र असल में देखा जाए तो मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में यहां पर सूर्य है। अब गौर करिए तो सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा है, जगत की आत्मा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी कुंडली में सूर्य का कमजोर होना, सूर्य जब 10 अंश पर उच्च होते हैं तो सीधी सी बात है, आप इस सूत्र को जानते हैं कि वहां पर वो केतु के नक्षत्र में होते हैं। केतु मोक्ष का कारक है। यहां अगर देखें तो चंद्रमा, यहां जो है सूर्य चित्रा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, में है, और मंगल के नक्षत्र में होने के चलते जातक को पुरुषार्थी बनाते हैं। अब ये अलग बात है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से अगर ऐसा जातक पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे तो ये न के न प्रकारेण जीवन काल में धन, सुख, संपदा सब कुछ हासिल कर सकता है। इनके कुछ प्रश्न है, मैं इन प्रश्नों को आपके सम्मुख पढ़ता हूं, उसका जवाब आपको समझाता हूं। इनकी कुंडली में 5वें घर में शनि और 11वें घर में गुरु बैठे हैं। इन दोनों का शुभ और अशुभ फल क्या है? दोनों इनके जीवन में क्या फल देंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि शनिदेव कुंडली के पंचम में आप जानते हैं बहुत अच्छा मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि कुंडली के सप्तम पर, एकादश पर और साथ ही साथ द्वितीय भाव पर यहां पड़ेगी। अब जरा इसी कुंडली को ले लीजिए। इसी कुंडली में जो शनिदेव 14 अंश 59 कला के साथ बैठे हैं, ये धन भाव और धन कारक, यहां गौर से देखिएगा, धन भाव के स्वामी और धन कारक तीनों पर शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सिंह लग्न की कुंडली में षष्ठेश होकर के और सप्तमेश भी, परंतु कुंडली के पंचम में बैठ करके धन कारक, धन भाव और धन भाव के स्वामी सब पर दृष्टि डाल करके यहां जातक की वाणी में कमी उत्पन्न कर देंगे। अब जरा गौर करिए कि मैंने अभी अभी कहा किसी भी कुंडली के अध्ययन में हमें हर एक तार को एक साथ जोड़ना होता है, और जब तक हम सभी तारों को एक साथ न जोड़ दें वो फलादेश बिखरे बिखरे से होते हैं। एक साधारण सूत्र समझिए कि मैंने पहले कहा कि लग्नेश जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो जब तक राजनीति में सफल हो सकता है। एक राजनीतिक सफल व्यक्ति को कम से कम उसके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। अब गौर करिए कि शनि की जो दृष्टि है वो बुध और वहां बैठे मंगल सब पर पड़ने के कारण जो अभिव्यक्ति उत्पन्न होनी चाहिए थी उसमें कमी को ला देगा, कमी को उत्पन्न कराएगा, कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। विशेष करके अगर मैंने पहले सूत्र में राजनीति की बात कही थी तो वो कहीं ना कहीं इस बात को कमजोर करता है। एक और पॉइंट, यहां पर बैठे मंगल जो कि इस कुंडली में अगर देखा जाए तो भाग्यपति बनते हैं, सुखेश बनते हैं, जाकर के यहां बैठे हैं, अच्छा है। लेकिन मंगल जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर के शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो ये कहीं ना कहीं जातक के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कराने वाले होंगे। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से मुख का विचार होता है, चाहे वो फेस का विचार आप कर लें, दांतों का विचार कर लें, तो चेहरे में कहीं चोट लगना, दांत का ऑपरेशन होना, मुख जन्य रोग, मुख से संबंधित पीड़ा। बुध वहां पर शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं तो त्वचा जन्य रोग, हालांकि अब तो उम्र आगे इनकी बढ़ गई है, लेकिन चेहरे में मुहासा, खील मुहासे इत्यादि होना, वो सब इनके इसके कारण बनेंगे। अब शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने के चलते वहां पर बैठे मंगल और शनि का दृष्टि संबंध होने के चलते भी ये विस्फोटक योग उत्पन्न होगा। फलतः ये जातक कई बार ऐसा बोल देगा, पहले तो कम ही बोलेगा, नहीं बोलेगा, है राक्षस गण का, और बोलेगा तो कई बार ऐसा बोल देगा कि सामने वाले को चुभ जाए। अब गौर करिएगा, यहां एक और बड़ा गंभीर विचारणीय तथ्य है। जातक ब्राह्मण वर्ण का है और राक्षस गण का है, तो ब्राह्मण वर्ण का मतलब कोई जाति ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वर्ण का मतलब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए जो सात्विक हो, जिसकी विचारधारा बेहद सात्विक हो। तो मूलतः व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जातक का जो व्यक्तित्व है वो सहज और सरल व्यक्तित्व, लेकिन मंगल की वहां पर दृष्टि, मंगल पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, कई बार जातक ऐसा विस्फोटक, ऐसा कड़वा, तीखा बोल देगा जो चुभ जाएगा। पहला पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा पूछा गया है दूसरा, देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं, देखा जाए तो धन कारक बनकर के लाभ भाव में बैठना, वैसे तो वहां धन योग है। आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठने से भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। राहु जाकर के कुंडली के षष्ठ में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मैं बता दूं कि यहाँ मंगल जो है स्वयं चित्रा नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में है, तो मंगल जो कि धन भाव में बैठे हैं और भाग्यपति बनकर के बैठे हैं, धन के दृष्टिकोण से ठीक है। धन कारक पर दृष्टि पड़ने के चलते कहीं ना कहीं कारको भावनाशय वाला यहाँ सिद्धांत लागू हो जाएगा। यहाँ देव गुरु बृहस्पति
पंचमेश बनकर के लाभ में बैठे हैं, बैठे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में कमी आएगी और लाभ के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। परंतु एक और बात आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में तब भी गुरु शनि का यहां दृष्टि संबंध, अच्छा, गुरु शनि की युति को बहुत अच्छा माना गया है, दृष्टि संबंध को बहुत अच्छा तो नहीं माना गया, लेकिन युति को बहुत अच्छा माना गया है। कारण क्या है कि यहां शनि बैठ करके पंचम में रिसर्च वर्क कराने का काम करेंगे और गुरु की दृष्टि पड़ने से शिक्षा की ओर इच्छा तो जागृत होगी, लेकिन जातक के सूर्य कमजोर होने से कई बार आत्मविश्वास में कमी। जातक सीखने वाला है, सीख सकता है, सीखने की क्षमता है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कमी सूर्य के कारण निकल करके आ रही है। गुरु शनि की युति के बारे में मैं बता रहा था, युति को बहुत अच्छा माना गया है जन्म कुंडली में। जब गुरु शनि की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो वो भाव अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला बन जाता है। तो शुभ परिणाम जो थे वो थे, अशुभ और शुभ दोनों की थोड़ी थोड़ी चर्चा मैंने कर दी। इनकी शादी के योग कब बन रहे हैं, शादी देर से होने की कोई वजह, शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सारी वजह यहीं खड़े हैं। सप्तम पर शनि की दृष्टि, विवाह कराने वाले ग्रह देवगुरु पर शनि की दृष्टि, शुक्र इनकी कुंडली में सूर्य और शनि के मध्य पाप कर्तरी योग में, ये दाम्पत्य कारक हुए। तो ये भावपति स्वयं है और ये भावकारक देवगुरु शुक्र और विवाह कराने वाले देवगुरु। तो ऐसे देखा जाए तो गोचर कुंडली के हिसाब से विवाह का जो वर्ष है अगला वर्ष है 2024 में विवाह की स्थिति बन रही है जन्मस्थान से दक्षिण पश्चिम। वैसे तो ये विदेश में है और यहाँ अपने मन से ही प्रेम विवाह करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुंडली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम वहाँ जहाँ इनका जन्म हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि उनको भारत आ जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी संभव है कि वहाँ के जो NRI लोग उन्हीं में दक्षिण पश्चिम में विवाह की स्थिति बनती है। तो इन्होंने पूछा है कि देर होने की वजह, तो शनि की दृष्टि, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और संतान सुख। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी की स्थिति रहेगी। वैसे भी कर्क, सिंह, मकर और कुंभ के बारे में मैं कहा करता हूं बहुत सुखद दाम्पत्य नहीं होता, तो थोड़े मतभेद की स्थिति तो रहेगी। संतान की बात करूं तो संतान भाव का जो स्वामी है वो जाकर के कुंडली के लाभ में बैठा है और संतान कारक पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान में भी थोड़ी दिक्कत और परेशानी की स्थिति है। परंतु देवगुरु अपने घर को देख रहे हैं तो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भावस्य वृद्धि फलतः संतान सुख होगा अवश्य। अगर कुंडली मिलाकर के जातक का विवाह कर दिया जाए तो संतान सुख जातक अवश्य देखेगा। हाँ, दिक्कत उसमें अवश्य थोड़ी सी है। अब एक चीज गौर करिएगा, सिंह लग्न की हमने चर्चा की, लेकिन कर्क लग्न की चर्चा हमने नहीं की है। कर्क राशि की, उसकी चर्चा भी जरूरी है। कर्क राशि में यहां पर चंद्रमा बैठे हैं केतु के साथ, जो कि मोक्ष का कारक है, और चंद्रमा अगर देखा जाए तो स्वगृही है। अब गौर करिए कि केतु और चंद्रमा की स्थिति को देखें तो एक ही नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ होने के कारण कई बार जातक जिस दिशा में बढ़ सकता था, जिस ऊंचाई की ओर बढ़ सकता था, वो नहीं बढ़ पाएंगे। पहले तो बुध के नक्षत्र बैठे हुए हैं, बुध शनि की दृष्टि से दृष्ट, राहु की दृष्टि से दृष्ट। यहाँ चंद्रमा केतु की युति के कारण जातक को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत रहना पड़ेगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि चंद्र केतु की युति है तो समझ लीजिए एक अपने आप में एक श्राप है कि जातक को मानसिक शांति नहीं मिलेगी। यहां तक कि ऐसा जातक मध्य रात्रि में भी अगर उठता है, जबकि आप सोए होते हैं, आपका दिमाग शांत रहता है, तब भी उसके दिमाग में कोई ना कोई तर्क वितर्क चलता ही रहेगा। यानी शांति नहीं, तर्क वितर्क चलते रहना है जीवन काल में। तो वो परेशानी तो यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रही है। फिर भी मैं यही कहूंगा, कुंडली मिलाकर के विवाह करें तो संतान सुख अवश्य होगा। इनको अपने माता पिता का सुख और माता पिता को इनका सुख कैसा रहेगा। मां के घर का मालिक जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अब देखा जाए तो 28 अंश 12 कला के साथ मां का कारक जाकर के कुंडली के 12वें भाव में स्वगृही परंतु केतु के साथ पीड़ित है। वो पिता के घर का मालिक चतुर्थ में बैठकर के पिता को देख रहा है। यहां पर शुक्र दिग्बली है, अपने घर को देख रहे हैं और पिता का कारक सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है। कमो बेस अगर देखें तो इनकी कुंडली में, चाहे वो माता का ले लीजिए या पिता का ले लीजिए, दोनों का कोई बहुत प्रबल सुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोनों में कहीं ना कहीं बाधा की स्थिति है। नौमांस इस बात की विशेष पुष्टि करता है कि नौमांस में देखें तो चंद्र केतु और गुरु चतुर्थ भाव में और मंगल राहु की युति 10वें भाव में। तो कहीं ना कहीं माता पिता का जो संपूर्ण सुख होना चाहिए वो इस कुंडली में विद्यमान नहीं है। फिर भी कमोबेश, चूंकि एकदम से दोनों मृत अवस्था में नहीं है, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा बल तो है ही है। तो जितना बल है उसके आधार पर मैं इतना कह ही सकता हूं। जैसे चंद्रमा भी अगर देखें तो बाल अवस्था का है और सूर्य को भी देखें तो सूर्य भी इस कुंडली में बस बाल अवस्था से थोड़ा सा ऊपर 6 अंश 10 कला पर हैं, तो कुमार अवस्था में पहुंचे हैं। तो पिता और माता का सुख थोड़ा थोड़ा है, बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। शायद जातक की भी वाणी में कमी दिखाई पड़ रही है, जहां पर जातक की वाणी के चलते भी संबंध में परेशानी आएगी। बाकी इनको जितना हो सके माता पिता से सुख तो मिल ही जाएगा। आगे आने वाली उम्र कैसी रहेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहां ध्यान रखिए, शनिदेव कुंडली के पंचम में बैठे हैं।
जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव है। यहाँ दूसरा भाव आप देख रहे हैं, दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। एक बात तो तय है कि हमारे जीवन में जब भी कोई रोग होता है तो उस रोग के पीछे की वजह क्या होती है? रोग के पीछे की वजह हमारा खान पान होता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बुध पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है। छठे से छठा जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि आप देखें तो रोग का भाव है। इसके स्वामी शनि पंचम में जाकर के बैठे तो पेट का रोग, अगर छठे भाव से में अगर देखें तो राहु बैठे तो नसों और हड्डियों से संबंधित परेशानी की ओर इशारा कर रहा है। और अब छठे से छठा यहाँ पर मिथुन राशि को देखें तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कंधा इत्यादि की बात को ये प्रदर्शित करता है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के नसों और हड्डियों से संबंधित बाहु, कंधा, बाहु इत्यादि में दर्द की शिकायत, तो इसकी परेशानी पेट जन्य रोग की पीड़ा, पेट से संबंधित परेशानी की संभावना इनको जीवन काल में दिखाई पड़ रही। तो खान पान पर इनको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। वर्तमान में सूर्य में शनि का अंतर चल रहा है। वैसे तो सूर्य शनि का संबंध इस कुंडली में तीसरे 11वें का है, जो कि खराब नहीं है, पर फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अपने स्वास्थ्य का इस मामले में विशेष रूप से ख्याल रखें कि जोड़ों में, हड्डियों में, नसों से संबंधित परेशानियों का योग इस कुंडली में बहुत ज्यादा है, अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। शनि सूर्य का संबंध ठीक होने के चलते वैसे कोई परेशानी तो नहीं होगी, पर फिर भी कर्क राशि को शनि की ढैया चल रही है तो सावधानी जरूरी है। चंद्रमा के साथ शनि का षडाष्टक योग है, सो मानसिक अशांति और परेशानी है। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बेहद सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आगे प्रश्न है, भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? ठीक रहेगी, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, है महाधन योग। गौर करिए तो लाभेश और धनेश का धन भाव में होना महाधन योग है। यहाँ पर स्वराशि के बैठे हुए हैं बुध, परंतु विचारणीय तथ्य यह है कि महाधन योग होने के बाद भी धन भाव और धन कारक सब पर, धन भाव के स्वामी धन कारक सब पर शनि की दृष्टि होने के कारण धन की चिंता जातक को सताती रहेगी। कारण इसके पीछे रीजन है ये, केतु चंद्रमा की युति 12वें में कि व्यय बहुत, जैसे धन अगर मजबूत आपको दिखाई पड़ रहा है तो व्यय भी कोई कमजोर नहीं है, व्यय भी उतना ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और लाभ पर भावनाश देवगुरु कर देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो लाभ में थोड़ी कमी, धन आएगा जरूर पर खर्च उसी गति से होने के कारण धन की चिंता रहेगी। परंतु ये चिंता शब्द है, ये ऐसा नहीं है कि धन रहेगा ही नहीं, धन की चिंता रहेगी, उससे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और बाकी इन्होंने पूछा है कि पिता का लग्न कुंभ है, ये मेरे किस लग्न को, अच्छा पिता ने पूछा है कि पिता का लग्न कुंभ है, ये मेरे किस लग्न को लेकर के पैदा हुए हैं? तो भाव को, किस लग्न को नहीं, भाव को, या आपके सप्तम भाव को। यदि आपका लग्न कुंभ है तो एक तो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका यदि लग्न कुंभ हो जाता है तो ये आपके सप्तम भाव को लेकर के पैदा लिए हैं। सप्तम भाव असल में क्या है इसको समझिए। लग्न आपका व्यक्तित्व है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व। तो कहीं ना कहीं पहले तो देखा जाए तो लग्न भी आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है और आपका सप्तम भाव भी आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, जीवन साथी के व्यक्तित्व को तो प्रदर्शित करता ही है। तो कमोबेश आपके जीवन साथी को, अपने माता के स्वभाव को और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व से भी ये जुड़े हुए हैं। जैसे लग्न पूर्णतः आप हैं, वैसे ही सप्तम भाव भी में भी बहुत बड़ा प्रभाव आपकी छवि, वैसे आपके जीवन साथी के स्वभाव को लेकर के इन्होंने जन्म लिया हुआ है। तो कई बार पिता, जैसे जीवन साथी के साथ कमोबेश मतभेद की स्थिति होती है, वैसे पिता पुत्र में भी मतभेद की संभावनाओं को ये प्रदर्शित करेगा। और बाकी इन्होंने एक आखिर में एक और प्रश्न पूछा कि इनकी कुंडली में 12वें घर में केतु चंद्रमा की युति बन रही है, उनका शुभ और अशुभ फल क्या होगा? अभी मैंने समझाया कि 12वें भाव में जो चंद्र केतु की युति बनी हुई है, शुभ फल अगर देखा जाए तो चंद्रमा स्वगृही है, 12वां भाव मोक्ष का है। मोक्ष के भाव में यदि स्वगृही चंद्रमा बैठे हैं तो ये तो है अच्छा। किस लिए अच्छा है? देखिए, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह का होना, जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें को त्रिक भाव कहा गया है। त्रिक भाव में जब पापक ग्रह हो तो अच्छा माना गया है उसको, लेकिन जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है असल में वो मोक्ष का भाव है। उस भाव में पापक ग्रह तो अच्छा फल चाहे दे न दे, लेकिन शुभ ग्रह का बहुत अच्छा प्रभाव मिल जाता है। शुभ ग्रह जातक को परोपकारी बनाते हैं, समाज में मान सम्मान यश दिलाते हैं। जातक का जो धन है वो धर्म में खर्च होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है मूलतः आध्यात्म से जुड़ा भाव है, मोक्ष का भाव। अगर आप मोक्ष को केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको उसके लिए समझाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि हाल फिलहाल में मैंने कई बार आपको समझाया इस बारे में कि मोक्ष का अर्थ हम सदैव मृत्यु और जीवन वाला जीवन मृत्यु वाला मोक्ष की बात नहीं करेंगे। हम जीवन में हर समय कभी न कभी किसी न किसी तरह की स्थिति में फंस जाते हैं, उससे हमें मोक्ष चाहिए होता है। तो वो मोक्ष भी जन्म कुंडली के 12वें भाव से ही विचार होगा। तो जन्म कुंडली का 12वां भाव जब
कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो जातक जीवन में जब जब परेशानी में पड़ेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यहां गौर करिए तो चंद्रमा जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्वगृही बैठे अच्छा है। अगर गुरु की दृष्टि लग्न पर कहीं से पड़ती तो ऐसे जातक को पूर्वाभास भी होगा, और ऐसे जातकों के मन में अगर रात्रि में कोई स्वप्न ऐसे जातक ने देखा तो स्वप्न भी शीघ्र ही सिद्धि प्रदान कराने वाले, यूं समझ लीजिए कि स्वप्न स्वयं शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि लग्न पर तो नहीं है, लेकिन पंचम पर जरूर है। खैर, विवाह के योग अगले वर्ष में है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो यदि देखें तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्र केतु की युति है। सबसे पहले तो भोलेनाथ की आराधना इनसे कराइए, शिव जी की आराधना करें, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, विशेष करके श्रावण मास में करें तो और अच्छा होगा। चंद्र केतु की युति से जो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण है उससे शांति मिल जाएगी। अब आइए बारी आ जाती है कि इनको किस इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए, इसका अगर हम चुनाव करें तो जन्म कुंडली के पंचम पर आइए। पंचम में धनु राशि बनी हुई है, तो धनु राशि बनी हुई है तो भगवान विष्णु की आराधना। अब इनकी कुंडली में शनिदेव जो कि पूर्व जन्म के कारक हैं, जाकर के कहां पर बैठे हैं तो पंचम में ही बैठे हैं। 5 घर अगर आप आगे आते हैं तो यहां पर 1 नंबर लिखा है यानी मेष राशि, हनुमान जी की आराधना। चंद्रमा जो आने वाला पुनर्जन्म, वहां से अगर 5 घर आगे तो वृश्चिक राशि, हनुमान जी की आराधना। गौर करिए तो हमें दो देवता प्राप्त हुए, हनुमान जी और भगवान विष्णु। अब हमें कैसे इसका चुनाव करना है कि इनको किसकी आराधना करनी चाहिए। तो अगर हम राम दरबार की आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु भगवान राम हो गए और हनुमान जी उनके साथी हो जाएंगे, यानी इनको राम दरबार की आराधना करनी चाहिए। घर में ही राम दरबार रख लें, उसमें हनुमान जी भी आ जाएंगे और सबकी आराधना एक साथ अगर ये करें तो जीवन में इनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भुवन भास्कर की आराधना इनको हमेशा करते रहनी है। सूर्य को अर्घ्य देना बेहद आवश्यक है। वाणी में कड़वाहट न उत्पन्न हो, इसके लिए प्रत्येक गुरुवार को अपने माथे पर, नाभि पर और जिह्वा पर केसर का तिलक लगाएं और गणेश जी की भी आराधना करें। गणेश जी के मंदिर में जाया करें, दर्शन करें, भले विदेश में हो वहां जो भी मंदिर मिलता हो वहीं पर करें, घर में रख करके करें तो वाणी की कड़वाहट थोड़ी दूर हो जाएगी। बाकी अगर देखा जाए तो इस कुंडली में मूल रूप से भगवान श्री राम दरबार की आराधना, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, यही करने से इनके जीवन के सभी कष्ट, परेशानियां इत्यादि जो भी हैं सब दूर हो जाएंगी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य को ठीक रखने के लिए सूर्योदय के बाद तक न सोएं, पिता का सम्मान करें, इन बातों का यदि ख्याल रख लेते हैं तो बाकी इनको कोई भी दूसरा उपाय नहीं करना होगा। बस इतने से इनका जीवन सुखद हो जाएगा। और बाकी रही बात रत्न की, तो इस कुंडली में देखिए रत्न के नाम पर कौन कौन से रत्न बनते हैं। तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए रत्न बनता है सूर्य का, मंगल का और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का। अब जरा गौर करिए, देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। और सूर्य की बात करें तो सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, मंगल कुंडली के दूसरे भाव में। मेरे हिसाब से इस कुंडली में मैं किसी भी रत्न के पक्ष में नहीं जाऊंगा, कोई भी रत्न नहीं पहनना, पूजा पाठ से ही पूरी जिंदगी इनकी सुरक्षित हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई तर्क है, आप इनकी कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।